नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज? तो भाई, महाराष्ट्र के अंदर वाटर स्कार्सिटी आ सकती है, ऐसा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का बोलना है। ये क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए एमपी के एक ग्रुप ने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स के ऊपर कुछ बात की है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पैकेजिंग में जो वेस्ट इस्तेमाल होता है, बेसिकली पैकेजिंग की जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा दोस्तों, अमेजोन के थ्रू ओवरऑल जोमेटो से आपने कुछ ऑर्डर हुआ तो प्लास्टिक के रैपर्स में ओवरऑल चीज़ें पैक होकर आती हैं। ये प्लास्टिक थोड़े समय के लिए यूज होती है, बाद में एनवायरमेंट में डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसी प्लास्टिक बनाई जा सकती है जितनी उसकी शेल्फ लाइफ है तब तक तो वो हार्ड ही रहेगी, उसके बाद वो खुद ही डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। वो कैसे डिसइंटीग्रेट करेगी, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से वेस्ट सुधारा जा सकता है इंडिया के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। मनरेगा की वेज रेट्स को 2 से 10% तक बढ़ाया गया है 2023-24 फिस्कल ईयर में। ये क्या है, इसको देखेंगे। ऑकस डील के अंदर सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में किसी तीसरी कंट्री की कोई पार्टनरशिप नहीं है। कौन कौन से फील्ड में पार्टनरशिप हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ टिप्पणी की गई है। और सेक्शन 144 के अंदर एग्जीक्यूटिव के पास ताकत होना अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है, ऐसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब ने एक फंक्शन में बोला। तो ये सारी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा एमपी, अपोजिशन नीड्स टू टेक अप द गॉन्टलेट। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, अपोजिशन इज रिड्यूस्ड टू डिफेंडिंग इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द बीजेपी। ये सारी की सारी टॉपिक्स दोस्तों किस चीज़ से रिलेटेड है आपको पता है। लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी जी, उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बेसिकली इससे रिलेटेड आर्टिकल है यहाँ पे, अपोजिशन नीड्स टू टेक अप द गॉन्टलेट। ये आर्टिकल थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी टोन में, थोड़ा सा आर्टिकल्स में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेंगे। फिर इंश्योरेंस बेस्ड फंडिंग, तमिलनाडु में जो हेल्थ सेंटर है वो इंश्योरेंस बेस्ड फंडिंग पे काम करता है, लेकिन ये इंश्योरेंस बेस्ड फंडिंग हर बार सही तरीके से काम नहीं करती, इसके बारे में कुछ बात बताया गया। फिर कॉमनैलिटी ऑफ डिसेंट एंड डिसयूनिटी, इसके बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में जो डेप्ट क्राइसिस आई है, उस डेप्ट क्राइसिस से श्रीलंका किस प्रकार से निकल रहा है, डिफिकल्ट इकोनॉमिक पाथ तो कैसे ट्रेड करेगा, इसको लेके कुछ पॉइंट्स है तो उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कंसीट। कंसीट मतलब एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 एग्जीक्यूटिव, कन्फरिंग ड्रास्टिक पावर्स अपॉन द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेक्शन 144 इनएक्सेप्टेबल। देखिए 144 सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या। तो ये कॉलोनियल एरा का लॉ है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको राज्य की सरकार द्वारा डिजिग्नेट किया गया है, वो ओवरऑल डेंजर या न्यूसेंस के केसेस में कुछ ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू करेगा वो किस सेंस में करेगा कि भाई किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजुरी ना हो ओवरऑल सरकारी एम्प्लॉयज को जो ग्राउंड लेवल पे आके ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी और लाइफ को डेंजर ना हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार का राइट एफरे ना फैले। तो बेसिकली जनरल पब्लिक सरकार के ऑर्डर्स को माने, ओवरऑल राड़ा ना फैलाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है ना भाई, जो सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर इशू किए जाते हैं नॉर्मली वो 2 महीने के लिए वैलिड होते हैं। अगर सरकार उनको एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंड होते हैं, नहीं तो 2 महीने ही वैलिड रहेंगे। और ओवरऑल एक सेक्शन 144 का ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा इफेक्ट में नहीं रह सकता। तो ये सेक्शन 144 की बात हुई। अब 144 की बुराई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे यूयू ललित साहब? यूयू ललित साहब का यह बोलना है कि एग्जीक्यूटिव या पुलिस को सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ड्रास्टिक पावर देना और वो पावर बार बार उनके द्वारा इस्तेमाल की जाए, ये एक ऐसे नेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनफैक्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब ने बोला।
और ये यूएल साहब ने कब बोला, जब ओवरऑल एक रिपोर्ट यहां पे रिलीज की गई है, द यूज एंड मिस यूज ऑफ सेक्शन 144 सीआरपीसी। इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है 4 लॉयर्स के द्वारा। इन 4 लॉयर्स ने राइट टू इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये पता किया कि दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन में 2021 में 6100 बार सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर्स रिलीज किए गए। तो अपने आप में ये रिपोर्ट लोगों की आंख खोल देती है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। इतने बड़े स्केल पे सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं। 5400 ऑर्डर्स को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने एग्जामिन किया, जो कि दिल्ली में सेक्शन 144 इंपोज कर रहे थे। कुछ ऑर्डर्स तो यहाँ पे जो बाम और कफ सिरप होते हैं ना, उनकी सेल को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए थे, जबकि बाम और कफ सिरप की सेल के रिस्पेक्ट में 144 का ऑर्डर लगाना बहुत अजीब सा लग रहा है। ओके, तो बेसिकली सीजीआई साहब यहाँ लॉ प्रोफेशनल्स सामने, स्टूडेंट्स के सामने बोल रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर आप सेक्शन 144 लगाओगे तो हंसी आती है। इसलिए करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स अर्जेंट स्टेप्स डिमांड करता है, सेक्शन 144 के रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। हर चीज में सेक्शन 144 घुसेड़ दो, वो ठीक नहीं है। फिर ये रिपोर्ट ये भी बोलती है कि ओवरऑल 4 ब्रॉड थीम्स में प्रोहिबिटरी ऑर्डर सेक्शन 144 में इशू किए गए, जिसमें 2 थीम्स थी। एक तो थी सीसीटीवी सर्वेलेंस, एक थी रेगुलेटरी बिजनेस। आज की डेट में स्टेट सर्वेलेंस में अपने आप को इंक्लूड कर रहा है। जो सरकारी एसेट्स हैं वहां पे तो सीसीटीवी कैमरा लगाया ही जाता है, बहुत सारे पैरेलल एसेट्स में लगाया जाता है, जैसे प्राइवेट एक्टर्स में, एटीएम में, बैंकों में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिक्वर वेंडर्स जहां पे शराब वगैरह बेची जाती है, कोरियर सर्विसेज, गर्ल्स स्कूल, पीजी हॉस्टल्स, एम्यूजमेंट पार्क, सिनेमा हॉल्स, इन सबको डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तो इतनी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगाए तो इसका क्या मतलब है? बिग ब्रदर वॉचिंग है। जो सरकारी एसेट्स है वहां पे जो कैमरा लगाए वो तो सरकार के पास अवेलेबल है ही। इस प्रकार की जगहों पे भी जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ने कैमरा लगा रखा है, अगर सरकार इंफॉर्मेशन मांगेगी, सीसीटीवी फुटेज मांगेगी तो देना ही पड़ेगा इनको। तो बेसिकली बिग ब्रदर मतलब सरकार आपको जहां पे भी आप जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको देख रही है। तो ये ठीक नहीं है, ये सारी बातें यहां पे हो रही थी। ये भी यहां पे बोला जा रहा है कि सेक्शन 144 के अंदर जब ऑर्डर इशू किया जाता है तो इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, 19(1) क्लॉज बी और 19(1) क्लॉज बी सी वायलेट होता है। ठीक है ना भाई? तो ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 144 दिट शुड मीट द टेस्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सेट फोर्थ इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आपको राइट्स दिए गए, उस राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो रिस्ट्रिक्शन मीटअप होना चाहिए अगर आपको सेक्शन 144 इंपोज करना है, क्योंकि सेक्शन 144 में आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट हो ही रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 19 के रिस्ट्रिक्शंस कब लाजमी होंगे सेक्शन 144 लगाने के लिए, आप कैसे पता करोगे? तो इसको पता करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक 4 पार्ट टेस्ट की बात कर रखी है। ये बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अ राइट मस्ट हैव अ जस्टिफिएबल पर्पस। अगर आप किसी के अधिकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो उसका प्रॉपर जस्टिफिएबल पर्पस होना चाहिए। इट मस्ट बी एन इफेक्टिव मेथड फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। There must be a less stringent but equally effective substitute. The action cannot unfairly disadvantage the right holders. तो ये 4 चीजें अगर फुलफिल होती हैं तो उस केस में सेक्शन 144 या किसी और कानून के थ्रू आर्टिकल 19 के जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको इंपोज या हटाया जा सकता है। तो सेक्शन 144 आपके आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनके जो एक्सेप्शंस हैं उसके ऊपर हावी पड़ सके, वो तब हो सकता है जब ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हो। इसीलिए सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं उनको रेशनैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी कंसीडरेशन दोनों के रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अगली न्यूज पर आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज, महाराष्ट्र टू फेस वाटर स्कार्सिटी, फ्लडिंग एंड हाई टेम्परेचर सेज आईपीसीसी रिपोर्ट। अगले कुछ सालों में महाराष्ट्र के सामने ट्विन चैलेंजेस आएंगे, वाटर स्कार्सिटी के भी और फ्लडिंग के भी। देखिए महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो एक तरफ तो पानी की कमी होगी महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ इतना पानी बरसेगा और ओवरऑल सी वाटर इनग्रेस होगा कि कुछ जगहों पे बाढ़ आ सकती है। ऐसा बोला गया है इंटर गवर्नमेंटल प्लानिट ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। इस हफ्ते की शुरुआत में रिलीज हुई है। इट आउटलाइन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ करंट स्टेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रेडिक्ट्स दैट टेम्परेचर विल कंटिन्यू टू राइज ग्लोबली।
तो बेसिकली रिपोर्ट ये बोल रही है कि क्लाइमेट चेंज तो देखो होगा ही होगा और टेम्परेचर भी ग्लोबली बढ़ेंगे, ज्यादा हीट वेव्स आएंगी, सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क आ सकते हैं ह्यूमन लाइफ को और एनिमल लाइफ को। अब महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहले भी वाटर स्कार्सिटी देखी गई है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई जगहों पे पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं है, ऊपर से वार्मर क्लाइमेट आ रहा है, तो बहुत से पौधे ऐसे होंगे जो इस बढ़ते टेम्परेचर को नहीं झेल पाएंगे, बहुत से पौधे ऐसे होंगे जो झेल पाएंगे। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र के बहुत सी जगहों पे फ्लड्स भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ महाराष्ट्र में पानी की कमी नजर आ रही है और दूसरी तरफ वहां पे फ्लड्स नजर आ रहे हैं। मैं तो मुंबई में रहता हूं दोस्तों, मुंबई में तो हर बार जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बिल्कुल फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। फिर अगर आप देखो महाराष्ट्र की जो कोस्ट लाइन है वो काफी लंबी है, तो सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। तो जो बड़ी कोस्ट लाइन है महाराष्ट्र की, उससे क्या है कि सी लेवल जब राइज होंगे, आपको पता है भाई ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ का पानी समुद्र में पहुंचेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो जो सी लेवल है महाराष्ट्र के अंदर वो 1.1 मीटर तक बढ़ सकते हैं बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 2100 तक, और उसके चलते भी महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में फ्लड्स आएंगे, एरोजन होगा। तो बेसिकली ये जो ऑथर्स हैं आईपीसीसी रिपोर्ट के, सिंथेसिस रिपोर्ट के, वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को जल्द ही अपने आप को क्लाइमेट चेंज के प्रति अडेप्ट करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करने के लिए इंडिया को बहुत कुछ करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करनी पड़ेंगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये सब यहाँ पे करना पड़ेगा चूंकि विंडो ऑफ टाइम एंड चांस फॉर एक्शन इज क्लोजिंग वेरी फास्ट। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंटरनेशनल बॉडी है जो एसेस करती है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज को। इसको 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा सेटअप किया गया था टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड फ्यूचर रिस्क एंड ऑप्शंस फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये जो आईपीसीसी असेसमेंट है ये साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को हर लेवल पे टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज and they underline negotiations at the UN Climate Conference, the United Nations Framework Convention on Climate Change। जो असेसमेंट रिपोर्ट है पहली आई थी 1990 में। ओके भाई, ये जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं अर्थ के क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में। हर कुछ सालों में, हर 7 साल पे आईपीसीसी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है। अभी ये जो असेसमेंट रिपोर्ट आई है ये 2030 से पहले की असेसमेंट रिपोर्ट है, अगली असेसमेंट रिपोर्ट 2030 तक आएगी। ऐसा बताया जा रहा था ना कि 2023 में रिपोर्ट आई, अगली असेसमेंट रिपोर्ट 2030 तक आएगी। तो 2030 से पहले क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में जो सबसे ज्यादा होलिस्टिकली यहाँ पे प्लेस किया गया है, आईपीसीसी की रिपोर्ट साफ बोलती है कि 2030 तक अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिए गए तो क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगा, ह्यूमन रेस उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। आगे आ जाते हैं जीएस पेपर 3 पॉल्यूशन कंट्रोल। एमपी ग्रुप मर्ज ओवर चार्टर ऑफ डिमांड्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे है पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ क्लीन एयर। ये बेसिकली एक सेल्फ गवर्नमेंट कलेक्टिव है 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। इसको बनाया गया है टू एक्ट ऑन राइजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इस पर्टिकुलर पीजीसीए पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर क्लीन एयर ने एक कॉम्पेंडियम रिलीज किया है एयर पॉल्यूशन के ऊपर और ओवरऑल डिलिबरेट किया है अपॉन चार्टर ऑफ डिमांड्स एट द कल्मिनेशन ऑफ अ 2-day वर्कशॉप। तो यहाँ पे 2 दिन की वर्कशॉप हुई, उस वर्कशॉप के अंदर बातचीत हुई और एक चार्टर यहाँ पे डिसाइड किया गया, एक कच्चा चिट्ठा डिसाइड किया गया जिसमें कुछ डिमांड्स लिखी हुई हैं। वो डिमांड्स किसके बारे में बात करेंगे कि कैसे भाई आप क्लीन एयर को टैकल कर सकते हो, ओवरऑल पॉल्यूशन को कम कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो कॉम्पेडियम है इसको ड्राफ्ट किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर क्लीन अफेयर्स। और ड्राफ्ट करने में स्वानिति इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा रोल है। स्वानिति इनिशिएटिव क्या है? ये एक सोशल एंटरप्राइज है दैट एम्स टू स्ट्रेंथन पब्लिक सर्विस डिलीवरी बाय वर्किंग विद पॉलिसी मेकर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स, हैज 14 मॉनिटरिंग ग्रुप्स। तो बेसिकली स्वानिति इनिशिएटिव एक सोशल एंटरप्राइज है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करता है पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलके। और इस स्वानिति इनिशिएटिव की मदद कर रहा है पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर क्लीन एयर्स। इन सब ने मिलके एयर पॉल्यूशन के ऊपर एक कॉम्पेडियम इशू किया है। तो ये जो कॉम्पेडियम है एयर पॉल्यूशन का है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इन सब में कुछ एक्शनेबल इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं जिससे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जो सॉल्यूशंस यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन के, उनको ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, ये सब बात की गई है।
फिर जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है इसमें एयर क्वालिटी को पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मैटर्स के साथ इंटीग्रेट करने की बातें की जा रही है। रूरल और अर्बन इलाकों में एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने की बात की जा रही। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही ताकि ट्रांसबाउंडरी इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। जो इंडस्ट्रीज ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं वो गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर क्लीन एयर इनिशिएटिव्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाएं, इसकी बात की जा रही है। ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव साहब को पेश की जाएंगे, अलग अलग राज्य की सरकारों को प्लेस किए जाएंगे ताकि ओवरऑल इन चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो भी लिखा हुआ है इनको अलग अलग सरकारें ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकें। हमारे देश के अंदर अलार्मिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑलरेडी पहुंच चुका है, हमें इसको कलेक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसलिए आगे आने वाले समय में और इनिशिएटिव्स और एक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट कर सकें, क्योंकि हेल्दी फ्यूचर ऑफ आवर सिटीजन्स के लिए ये नेसेसरी है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जीएस पेपर थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में आपको काम आएगा। देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी नॉवल अप्रोच है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो रिफ्यूज स्ट्रीम में जो नहीं पहुंच पाता है उसको आप एफिशिएंटली ब्रेक डाउन करिए। देखिए, प्लास्टिक्स को डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉपर मेथोडोलॉजी एक तरीका है। आप जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो इसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट डिस्पोजल करो, ठीक है ना। जो कंसर्न प्लास्टिक ब्रेकडाउन की वर्कशॉप होती है वहां पे आपका वेस्ट प्लास्टिक पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं पहुंच पाता। तो कुछ ऐसा करा जाए जिससे ओवरऑल आप ऐसा प्लास्टिक बनाओ जो कि अपने शेल्फ लाइफ के यूज के समय पे स्ट्रांग रहे और बाद में ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो एक ऐसी ही प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी को डेवलप की गई है इंपीरियल कॉलेज इन लंदन यूके और ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पॉलीमटेरिया के द्वारा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो भी प्लास्टिक बनाई गई है इसमें प्री प्रोग्राम टाइम होगा। इस प्री प्रोग्राम टाइम के लिए ओवरऑल जो मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक मटेरियल होगा ये कन्वेंशनल प्लास्टिक की तरह काम करेगा। इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ये स्ट्रांग भी होगा, हार्डी भी होगा, लेकिन जैसे ही इसकी शेल्फ लाइफ खत्म होगी, जैसे ही इसका एक्सपायरी टाइम आएगा, जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज होगा, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाएगा। ये बायो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इनटू बायो अवेलेबल वैक्स और इस वैक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेंगे और ओवरऑल फाइनली ये प्लास्टिक वाटर, CO2 और बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये कुछ ऐसी प्लास्टिक बनाएगा जो प्लास्टिक ओवरऑल कुछ समय तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक सही रहेगी, उस टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली बायो अवेलेबल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वैक्स में, और वो वैक्स ओवरऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर, CO2 और बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है दैट इंश्योर्स पोलाइलोफिन्स, एक तरीके का पॉलीमर होता है, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल इन एन ओपन एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी पॉली मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप को माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। अब इस प्रकार के बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत क्यों है? इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने पिछले साल दिल्ली में बोला था कि हर साल इंडिया 3.5 बिलियन किलो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, 3.5 बिलियन केजीज, और जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है इंडिया के अंदर वो पिछले 5 सालों में दुगना हो चुका है। इस 3.5 बिलियन केजी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में 1/3 पैकेजिंग वेस्ट से आता है। 2019 में अगर आप देखो तो जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है ई कॉमर्स फर्म्स का, ये अकेले 1 बिलियन किलोग्राम वर्ल्ड वाइड से ज्यादा था। मतलब स्टैटिस्टिका के हिसाब से पूरी दुनिया में 1 बिलियन किलोग्राम से ज्यादा तो पैकेजिंग वेस्ट ई कॉमर्स फर्म का था। और इंडिया के अंदर अगर आप बात करो तो जो 3.5 बिलियन किलो प्लास्टिक वेस्ट एनुअली पैदा होता है इसमें से 1/3 1/3 तो पैकेजिंग वेस्ट से आता है। तो आप कह सकते हो कि अकेले 1 बिलियन केजी से ज्यादा पैकेजिंग वेस्ट ही है प्लास्टिक का। उसमें से ई कॉमर्स फर्म का भी बहुत बड़ा आप कह लो प्रपोर्शन होगा। और 2 सेक्टर्स, एक तो फूड पैकेजिंग सेक्टर और एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये ओवरऑल अगर इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपना ले, चूंकि अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो जो अमेजॉन, स्विगी के पार्सल आते हैं, ठीक है ना, आपके ये जोमेटो के पार्सल आते हैं, ये पार्सल्स अक्सर कर प्लास्टिक में रैप होके आते हैं। तो अगर वो प्लास्टिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली प्लास्टिक है तो वो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट नहीं होगी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इंडिया में कुछ इंडियन फर्म्स हैं जो फूड और पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डिप्लॉय करके उन्होंने रख रखा है।
तो हेल्थ और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशंस दे सकती है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। भारत सरकार ऑलरेडी बहुत से इनिशिएटिव्स लॉन्च कर चुकी है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ें। भारत सरकार ने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट इंट्रोड्यूस किया था टू हेल्प टैकल द एवर ग्रोइंग प्लास्टिक पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक्स। इनफैक्ट अगर आप देखो तो पिछले साल ही सरकार ने एक बैन लगा दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर कंट्री के अंदर। फिर कुछ और चीजें यहाँ पे बात करते हैं, जैसे नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलरली सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आता है ताकि हम ट्रैक कर सकें कि एक्चुअली में हम सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्या इस पर्टिकुलर वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी आया है। एक पोर्टल खोला गया जिसमें अकाउंटेबिलिटी को, ट्रेसेबिलिटी को, कॉम्प्लायंस रिपोर्टिंग की ईज को फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है। जो भी प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, उनके ऊपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि अगर आप प्लास्टिक्स को पैदा कर रहे हैं तो उतने ही अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स की डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बनती है। इंडिया ने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसमें रिपोर्ट किया जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को। कहीं ये सेल तो नहीं हो रही इंडिया के अंदर, इसका यूजेज कितना हो रहा है, कहाँ पे किस इलाके में कितनी सिंगल यूज प्लास्टिक्स बनाई जानी चुकी है, इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक्स आपको पता है ना, छोटे में हम लोग आटा लेने जाते थे, कोई सामान लेने जाते थे, चीनी लेने जाते थे, आधा किलो 1 किलो पन्नी में भर के ले आते थे और वो पन्नी फिर डिस्पोज ऑफ कर जाते थे। उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एक प्लास्टिक जिसको आपने बस एक बार इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, मनरेगा वेज रेट्स रिवाइज्ड अप टू 10%, रिवाइज्ड अप बाय 10% फॉर 2023-24 फिस्कल ईयर। तो केंद्र की सरकार ने मनरेगा के अंदर वेज रेट्स को बढ़ाया है। जी हां, लंबे समय से ओवरऑल सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि मनरेगा के अंदर वेज रेट कम है, बढ़ाए गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी बहुत से ऐसे सामने आके बोलेंगे कि मनरेगा वेट्स कम हैं। देखिए थोड़े तो कम हैं। ओवरऑल आप देखो तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हरियाणा में मनरेगा का वेज रेट हाईएस्ट होगा एट 357 रुपीज पर डे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे लोएस्ट होगा कंपेरेटिवली एट 221 रुपीज पर डे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नोटिफिकेशन यहाँ निकाला है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेज रेट्स अंडर मनरेगा स्कीम। 24 मार्च को नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन को निकाला गया अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। केंद्र की सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है कि बाय नोटिफिकेशन वो वेज रेट बेनिफिशियरीज के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं और हर साल कहीं ना कहीं स्पेसिफाई किया जाता है। इस साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल वेज हाइक्स किए गए अलग अलग स्टेट्स में, कहीं पे 7 रुपए पर डे तो कहीं पे 26 रुपए पर डे। और 2022-23 के कंपैरिजन में 2023-24 में ये वेज रेट्स बढ़ाए गए। अब अलग अलग राज्यों को कंपेयर कर लेते हैं। कुछ राज्यों को, जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 2022-23 में वेज रेट था मनरेगा के अंदर 231 रुपये प्रतिदिन। 2023-24 में होगा 255 रुपये प्रतिदिन। वहीं बिहार और झारखंड की अगर आप बात करो तो बिहार और झारखंड में प्रतिदिन ओवरऑल जो वेज रेट था मनरेगा में वो था 210 रुपये और 2023-24 में हो जाएगा 228 रुपये। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2022-23 में डेली वेज रेट था 204 रुपये और 2023-24 में हो जाएगा 221 रुपये। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टेट्स में आप कह लो 10% तक वेज रेट, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 10% तक वेज रेट बढ़ाया गया है। कर्नाटका, गोवा, मेघालय, मणिपुर में थोड़ा कम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है? तो भैया रूरल इलाकों में ओवरऑल 100 दिन तक आपको एक हाउस होल्ड से किसी एडल्ट मेंबर को काम देना है। जब वो काम दिया जाता है तो प्रतिदिन कितना पैसा दिया जाता है, वही वेज रेट यहाँ पे अभी थोड़ा रिवाइज अप किया गया है। फिर अगला जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑकस फोकस इज ऑन सबमरीन टेक, देयर इज नो रूम फॉर अ फोर्थ नेशन। तो ऑकस की जो डील है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए की, इसमें कुछ फैसेट्स हैं। एक फैसेट इसमें सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है। तो व्हेन इट कम्स टू सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किसी भी चौथी कंट्री के लिए यहां पे जगह नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके की इस ऑकस डील में सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में इंडिया इस प्रकार की डील में अपने आप को इंगेज करे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके तीनों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि एज फार एज सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज कंसर्न कोई भी चौथी कंट्री यहां पे नहीं आएगी। तो इंडिया का कोई चांस नहीं है यहां पे इस पर्टिकुलर ऑकस डील में, क्योंकि इंडिया की अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और यूएस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये जो सबमरीन की हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है ये हम इंडिया जैसी कंट्रीज को नहीं दे सकते। हम ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ इसको शेयर कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार की बात बोली जा रही है।
लेकिन यहां पे एक सेकंड पिलर भी है इस ऑकस डील में। वो सेकंड पिलर है कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस की टेक्नोलॉजी, ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में और कंट्रीज का स्कोप है इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन एज फार एज सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला जो कंपोनेंट है ऑकस का, कि भाई न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली जो बात है, तो उसमें किसी भी चौथी कंट्री के लिए जगह नहीं है इंक्लूडिंग इंडिया। ऑकस पार्टनर्स मिलके SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना रहे हैं। इस SSN में SS का मतलब होता है सबमरीन, N का मतलब होता है न्यूक्लियर। तो सबमरीन डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, चौथी कंट्री यहां पे इन्वॉल्व नहीं होगी इंक्लूडिंग इंडिया। उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजीज यहां पे सबमरीन में लगेंगी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है चौथी कंट्रीज का इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस ऑकस डील के अंदर 3 सेकेंड हैंड SSN US प्रोवाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक एज एन इंटरिम मेजर। फिर ऑस्ट्रेलिया कैनबरा के पास 5 न्यू SSN आएंगी जो कि डिजाइन और डेवलप की जाएंगी यूके के द्वारा, और ये आ जाएंगी अर्ली 2040 से लेट 2050 तक। इतना लंबा टाइम फ्रेम है ना दोस्तों इस ऑकस डील का, उससे तो पहले इंडिया 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना लेगा। ओके, फिर अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, और उसी क्वाड लीडर्स की मीटिंग के समय पे ऑकस की मीटिंग भी होगी। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या ऑकस कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करेगा क्वाड को, तो बोला कि नहीं भाई, ऑकस कहीं से भी क्वाड को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ऑकस कोई नाटो नहीं है, ऑकस टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पे फोकस करता है, क्वाड पॉलिटिकल लेवल पे कोलैबोरेशन करता है। तो दोनों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत से डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ऑकस के रिस्पेक्ट में बात की जाती है कि कहीं ना कहीं ये डील इंडिया को नर्वस कर सकती है। इंडिया ने ओपनली कभी भी इस डील के अगेंस्ट बात नहीं की है, लेकिन इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया एक नोशन है, और ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बट अभी के लिए इंडिया शांत है। तो कल की डेट में इंडिया अगर ऑकस डील के प्रति रिजर्वेशन दिखाता है तो क्या इंडिया को ऑकस का पार्ट बनाया जाएगा? इस प्रकार की बातचीत हो रही थी, लेकिन इस प्रकार की बातचीत में क्लियर कट जवाब क्या दिया गया है कि नहीं भाई, ऑकस में सबमरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जहां तक बात है, इंडिया को पार्ट नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल की डेट में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिकली, इस प्रकार की डील को अपोज करता है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन होता है, तो इंडिया को ऑकस का पार्ट बनाया भी जा सकता है। यू नेवर नो 10 से 15 साल डाउन द लाइन क्या होने वाला है। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया के पास खुद का इंडिजिनस प्रोग्राम है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ SSN का, जिससे इंडिया को अनलिमिटेड एंड्योरेंस मिले अंडर वाटर। इस समय पे इंडिया 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन खरीदना चाहती है। रीजन बीइंग सबमरीन स्ट्रेंथ इंडिया के अंदर थोड़ी सी गिर रही है। रही बात मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की, तो US ये ऑलरेडी एक रेस में है ताकि वो इंडिया के फाइटर जेट्स के लिए इंजन बना पाए। LCA जो तेजस है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली GE कंपनी का 414 इंजन लगेगा, लेकिन ये 414 इंजन GE कंपनी बना पाए LCA तेजस के लिए, इसलिए पेंटागन के मिलिट्री हेडक्वार्टर से परमिशन मांगी गई। परमिशन और NOC अभी तक मिली नहीं है GE कंपनी को। GE कंपनी को एक बार परमिशन मिल जाएगी तो वो इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट के लिए को डेवलप कर सकते हैं ओवरऑल इंजन्स, और ये इंजन्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला कंपोनेंट भी आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात की जा रही है। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको पता है, एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट दोनों प्रकार के लॉसेस को कवर करती है। एक है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट टू पब्लिक as well as private sector to facilitate augmentation of existing agriculture warehousing infrastructure। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए वेयर हाउस खोलने की ओवरऑल ऑटोनॉमी मिले गांव के लोगों को, इसलिए वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था। और एक है सागरमाला प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का इनिशिएटिव था। इंडिया की 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को इस्तेमाल करके इंडियन ओशन रीजन में जो इंडिया की एडवांटेजेस लोकेशन है, इसका इस्तेमाल करके पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए पोस्टल सिटीज़ में, जिससे लॉजिस्टिकल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, कोस्टल इकोनॉमी एज अ होल डेवलप करेगी। तो इन 3 स्कीम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं। पहला स्टैटिस्टिक्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 12.37 करोड़ फार्मर को इंश्योरेंस मिला है। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने ये बोला है कि अगर फार्मर 100 रुपए का प्रीमियम दे रहा है तो कहीं ना कहीं 514 रुपए का उसको जो इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम है वो मिला है। मतलब 100 रुपए के प्रीमियम पे एक फार्मर को
514 रुपए तक उसको वापस मिले हैं ओवरऑल एज एन एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 12.37 करोड़ फार्मर को ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम मिले हैं। फिर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 5642 प्रोजेक्ट्स वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किए गए। 9393.68 करोड़ के फंड्स एलोकेट किए गए थे वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। और अगर आप देखो तो इसके थ्रू 21 स्टेट्स में बहुत से प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया गया। 5642 प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे एग्जीक्यूट किए गए। इनिशियली ये प्लान बनाया गया था 7953 वेयर हाउसेस को सेटअप किया जाएगा, अभी तक 5642 वेयर हाउसेस सेटअप हुए हैं। फिर आगे बताया जा रहा है द नंबर ऑफ माल नूरिश्ड चिल्ड्रन इन फरवरी, 5.6 करोड़ बच्चों को मेजर किया गया फरवरी में, जिसमें से 7.7% बच्चे माल नूरिश निकले। एब्सोल्यूट नंबर्स में नंबर निकल के आता है 43 लाख। ठीक है ना। यहाँ पे जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, उन्होंने पार्लियामेंट को ये बात इन्फॉर्म की। उन्होंने बोला कि मेघालय में स्टंटिंग सबसे ज्यादा है 46.5% और बिहार में अंडरवेट चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है 41%। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स को ओवरऑल सैंक्शन दिया गया? 70 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया गया। यूनियन पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल साहब, उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर सैंक्शन दिया जा रहा है जिनको, ये किससे डील करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल बर्थ्स, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेट्टीज। यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 प्रोजेक्ट्स वर्थ 849 करोड़ को यहाँ पे कंप्लीट किया गया। फिर H3N2 वायरस ओवरऑल कितने परसेंटेज लोगों को अफेक्ट कर रहा है? ओवरऑल जितने भी इन्फ्लुएंजा के केसेस निकले उसमें से कितने H3N2 के हैं? तो 50% है। तो कुछ वन लाइनर टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकली थी, उसको मैंने डिस्कस कर लिया। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है, सागरमाला प्रोग्राम भी काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स है। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। करंट अफेयर्स थोड़े से लंबे हो गए, एडिटोरियल पे आ जाते हैं। पहला आर्टिकल पीडीटी आचार्य साहब का, मेकिंग सेंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा एमपी। 23 मार्च 2023 को कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वायनाड राहुल गांधी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट थी सूरत ने, उसने ये बोला कि भैया आप कन्विक्टेड हो, 2 साल की आपको सजा दी जाती है क्रिमिनल डिफेमेशन में, सेक्शन 499 के अंदर। उसके अगले ही दिन लोकसभा की सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और राहुल गांधी जी ओवरऑल वायनाड से एमपी नहीं रहे। अब जो लीगल कम्युनिटी है वो थोड़ा सकते में कि यार सेंटेंस कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया। डेफेमेशन केस में इतनी लंबी सजा अमूमन नहीं दी जाती है, तो इतनी लंबी सजा कैसे दे दी गई? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एपेलेट कोर्ट्स प्ले में आएंगे। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस ने डिसीजन सुनाया है तो पहले हाई कोर्ट में अपील जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। तो ओवरऑल लीगल प्रोसीजर अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे चीजें हुई हैं, क्या सही हुई हैं क्या गलत हुई हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर। तो सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर अगर आप क्लॉज 3 में जाओगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट किया गया है तो ओवरऑल ही विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। अब यहां पे देखिए शैल बी डिस्क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, शैल बी डिस्क्वालिफाइड, शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड नहीं लिखा है। अब देखिए 2 शब्द अलग अलग हैं, एक होता है शैल बी डिस्क्वालिफाइड, एक होता है शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर लिखा है शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर वहां पे लिखा होता शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड तभी ये लॉजिक बिल्कुल सही होता कि जैसे ही कोर्ट ओवरऑल कन्विक्ट कर रहा है वैसे ही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लोकसभा की मेंबरशिप चली जाए। तो उस केस में लोकसभा का सेक्रेटेरिएट यहाँ पे ओवरऑल ये बोलता कि यहाँ राहुल गांधी जी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, तब तो समझ में आता। लेकिन शैल बी डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या है? शैल बी डिस्क्वालिफाइड अगर लिखा हुआ है सेक्शन 8 क्लॉज 3 में तो इसका मतलब ये है कि कोई अथॉरिटी आके डिस्क्वालिफिकेशन अभी करेगी और वो अथॉरिटी लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल नहीं हो सकती। अगर वो अथॉरिटी कोई हो सकती है तो वो हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 101, अंडर आर्टिकल 103 एंड 102 ऑफ द आर्टिकल अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। आर्टिकल 103 शो करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दैट अथॉरिटी हु डिसाइड्स दैट अ सिटिंग मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल केसेस विच कम अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं उनको डिस्क्वालिफाई करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। तो बेसिकली सेक्शन 8
क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर अगर आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो आर्टिकल 102 और 103 प्ले में आते हैं। तो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। यहां पे आर्टिकल 102 को, आर्टिकल 103 को, सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को डेसिफर करके, इंटरप्रेट करके ऑथर यहां पे समेशन दे रहे हैं कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर अगर किसी एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, कन्विक्शन होता है, तो उस कंटेक्स्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करने का फॉर्मल ऑर्डर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर सकता है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल रिलीज नहीं कर सकता। अब ये जो इंटरफेरेंस है ना यहाँ पे ऑथर का, इसको अगर जुडिशरी कंफर्म कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 101, 102, 103 को बड़े ही ट्रिकी तरीके से इन्होंने इन्फर करके ये बोल दिया है कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर ओवरऑल डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा एक अथॉरिटी के द्वारा, तो शैल बी डिस्क्वालिफाइड, वो बात तो ठीक है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, ये यहां पे ऑथर बोल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कुछ कमी निकाल रहे हैं पीडीटी आचार्य साहब। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिस्पेक्ट में पीडीटी आचार्य साहब ये बोल रहे हैं कि जो लिली थॉमस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक फ्लॉ था। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है ना भाई, और सेक्शन 8 क्लॉज 4 में 3 महीने का अपील का टाइम दे रखा था। अब सेक्शन 8 क्लॉज 4 को तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन शैल बी डिस्क्वालिफाइड में डिस्क्वालीफाई करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, इसके ऊपर लिली थॉमस केस ने प्रॉपर तरीके से बात नहीं की। वो बात यहां पे लिली थॉमस केस को करनी चाहिए थी। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके ओवरऑल ये बताना पड़ेगा, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कौन करेक्ट अथॉरिटी है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और ऑथर के हिसाब से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ओवरऑल एंड में ऑथर ये भी बोल रहा है कि भाई जो क्रिमिनल डिफेमेशन का लॉ है इंडिया के अंदर, इसको एक अर्जेंट रिव्यू की जरूरत है। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वो ऑलरेडी क्रिमिनल डिफेमेशन के लॉ को हटा चुके हैं। श्रीलंका भी इसको हटा चुका है। इंडिया के अंदर सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को जेल हो रही है इलेक्शन स्पीचेस के लिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्सर कर मेटाफोरिक, रेटोरिकल, हाइपरबोलिक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा हर पॉलिटिकल पार्टी के, तो ऐसे में अगर आप डिस्क्वालीफाई करने लग जाओगे, कन्विक्ट करने लग जाओगे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, तो फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल, अपोजिशन नीड्स टू टेक अप द गॉन्टलेट। यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल एजेंडा है, वो हर एक इलेक्शन को बिल्कुल छोटे छोटे डिटेल्स को मेजर करता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। इलेक्शन के नोटिफाई होने के बहुत पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है, अपोजिशन पार्टी उतनी लंबी प्लानिंग कर नहीं पाती हैं। 2024 के इलेक्शंस आ गए हैं। बेसिकली यहाँ पे बीजेपी की अप्रोच को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और अपोजिशन के अप्रोच के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ज़्यादा कुछ ग्राउंड लेवल पर काम करते नहीं है। तो थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव आर्टिकल है, इसलिए स्किप किया मैंने, कुछ खास वहाँ पे स्टैटिस्टिक है नहीं। ये आर्टिकल अच्छा है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड फंडिंग, द करंट हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स फंडिंग मेथडोलॉजी नीड्स एन अप्रेजल। तमिलनाडु के पब्लिक हेल्थ मॉडल की बात कर रही है। देखिए, अगर आप डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर की बात करोगे तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु और केरला के हेल्थ सिस्टम की हम लोग तारीफ करते हैं कि जबरदस्त हेल्थ सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे केरला के हेल्थ सिस्टम की थोड़ी बुराई की जा रही है। कैसे देखते हैं? नो डाउट तमिलनाडु के अंदर बिग इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज तमिलनाडु में ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट अगर आप देखो तो तमिलनाडु का बाकी देश से कम है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में तमिलनाडु में काम कर रहे हैं 19,866 डॉक्टर्स, 38,027 नर्सिंग स्टाफ, 60,181 सपोर्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स। बेड स्ट्रेंथ है 97,000 की, जो कि 38 मेडिकल कॉलेजेस में फैली हुई है। 18 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 278 सब तालुक हॉस्पिटल्स हैं, 2,286 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 462 अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 8,713 हेल्थ सब सेंटर्स हैं, 5,76,174 आउट पेशेंट्स आते हैं पर डे। तमिलनाडु के हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट मतलब वो हॉस्पिटल में आए, इलाज कराए, वापस चले गए। और साल के पेशेंट बर्थ डेज हैं 2,15,35,000, मतलब इतने लोग ओवरऑल इलाज करा के इतने दिन के लिए एडमिट रहते हैं तमिलनाडु के अंदर पब्लिक सेक्टर में, यानी कि सरकारी अस्पतालों में। और इन सरकारी अस्पतालों में जो इन सब चीज़ों के लिए खर्चा लगता है, वो खर्चा कहाँ से आता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। हेल्थ केयर फंडिंग की अगर आप बात करोगे तमिलनाडु के अंदर, तो वो पिछले एक डिकेड में बहुत बदली है।
जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो तमिलनाडु को हेल्थ केयर फंडिंग प्रोवाइड करता है। प्लस ओवरऑल तमिलनाडु के अंदर एक स्कीम है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर ओवरऑल राज्य की सरकार भी इंश्योरेंस में पैसा खत्म करती है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से ओवरऑल हेल्थ के क्लेम्स निकालना चाहती है। राज्य की सरकार तमिलनाडु की हर फैमिली के लिए 849 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद रखा है तमिलनाडु की सरकार ने। ओवरऑल 1200 करोड़ रुपए राज्य की सरकार तमिलनाडु की खर्च करती है ताकि 1.37 करोड़ एलिजिबल फैमिलीज को इंश्योरेंस कवर दिया जा सके। इसमें से अगर आप देखो तो केवल 77 लाख फैमिलीज के इंश्योरेंस के लिए 60:40 के रेशियो में खर्चा बांटा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। जी हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ओवरऑल तमिलनाडु में भी इंश्योरेंस स्कीम के लिए पैसा देता है केंद्र की सरकार। तो 77 लाख फैमिलीज आइडेंटिफाई की गई हैं तमिलनाडु के अंदर, जिसमें जितना पैसा दिया जाता है उसमें से 60% केंद्र की सरकार देती है, 40% राज्य की सरकार देती है। तो इन 77 लाख फैमिलीज का 40% तमिलनाडु की सरकार दे रही है और बचे 60 लाख का, जो कि टोटल 1.37 करोड़ फैमिलीज तमिलनाडु के अंदर इंश्योर्ड है। तो बचे 60 लाख का टोटल इंश्योरेंस का खर्चा है वो तमिलनाडु की सरकार देती है और तमिलनाडु की सरकार ने इन सारी फैमिलीज के बिहाफ पे इंश्योरेंस खरीद रखा है। तो कल की डेट में अगर किसी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे सबमिट किए जाएंगे। जो भी खर्चा वगैरह हो रहा है प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसका खर्चा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बढ़ेगी। लेकिन पता है दोस्तों, आज की डेट में नंबर ऑफ पीपल जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इंश्योरेंस क्लेम भी बढ़ेंगे और इंश्योरेंस क्लेम इतनी आसानी से एग्जीक्यूट होते नहीं है। अब अगर आप देखो तो ओवरऑल जो मेडिकल कॉलेजेस के डिपार्टमेंट है ना, वो इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट में बदल गए हैं। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को आउट कम्पीट करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है, लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर इंश्योरेंस खरीद रखा है तो वो कोशिश करेगा कि इंश्योरेंस का अमाउंट प्राइवेट कंपनी से मिले, जो इंश्योरेंस की कंपनी थी, और इंश्योरेंस कंपनी इतनी जल्दी अमाउंट देती नहीं है। तो अक्सर कर सरकारी डॉक्टर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के साथ निगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर हेल्थ हॉस्पिटल्स में काम करने वाली टीमें अक्सर कर इंश्योरेंस के क्लेम को प्रोसेस करने की कोशिश करती हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी जल्दी प्रोसेस करती नहीं है। ओके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही। फिर आप देखो तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो परमानेंट स्टाफ है वो भी कम हो रहा है। अभी रिसेंटली 6000 नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट किया गया और 9800 एलाइड हेल्थ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, और इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को बहुत ही मिनिमल पे की जाती है और इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो 350 डायलिसिस टेक्नीशियंस और 3000 नर्सिंग स्टाफ का जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट था, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह कम मिल रही है। उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, हमारी नौकरी चलती रहेगी, बट कभी कभी वो एक्सटेंड नहीं किया जाता है। तो इसके चलते पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक भारी कमी पड़ रही है तमिलनाडु के अंदर। फिर आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज बनाई गई तमिलनाडु के अंदर। ये कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रही। इन सोसाइटीज में 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टरों को रखा गया, नर्सेस को रखा गया। डॉक्टरों को प्रति महीने 60,000 तनख्वाह दी जाती, नर्सेस को 15,000, हेल्थ वर्कर्स को 8,500। इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के थ्रू सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की बात की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई डॉक्टर आया तो वो कहीं और जगहों पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर नहीं सकता। ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर को आगे आने वाले समय में तमिलनाडु सरकार के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आप उनको ये बेसिक सुविधाएं भी नहीं दोगे, एक तो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हो, ऊपर से डॉक्टर को केवल 60,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो, वो डॉक्टर जो सुबह से लेके शाम तक नहीं तो 300-800 पेशेंट को देख जाता है, तो तनख्वाह कम है। चूंकि डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं, भाई 60,000 तनख्वाह डॉक्टर के लिए कम है। अगर आप ढंग के डॉक्टर हो तो आराम से 500 रुपए की कंसल्टेशन फीस ले सकते हो, 3-4 लाख तो बड़े आराम से कमा लेगा डॉक्टर एक साल में। तो अगर कोई डॉक्टर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है तो पहली बात तो उसको कम तनख्वाह दे रहे हो, उसके बाद उसको ओवरऑल दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं लेने दे रहे हो, और उसके बाद भी जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन होती है सरकार की, उसमें रिजर्वेशन भी नहीं दे रहे हो। तो इतनी सारी अगर आप कमियां लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। तमिलनाडु में 10,725 MBPS की सीट्स हैं सालाना सेल्फ फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओवरऑल 11 महीने के कॉन्ट्रैक्चुअल
एग्रीमेंट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स लिए खत्म कर देना एक सही ऑप्शन नहीं है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में ये कंडीशन आप डालोगे कि ओवरऑल कोई दूसरी नौकरी या फिर हेल्थ अपॉर्चुनिटी आप नहीं पकड़ सकते, तो ओवरऑल डॉक्टर्स जल्दी इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज़ को एज अ डॉक्टर ज्वाइन करने में डरेंगे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो मेडिसिन ना ही एक एब्सोल्यूट साइंस है, ना ही एक कमोडिटी है, ये एक आर्ट है जिसमें पैशन और कंपैशन दोनों चाहिए, और एक डॉक्टर की फाइनेंशियल हालत भी सही होनी चाहिए। तो नो डाउट यहाँ पे तमिलनाडु का हेल्थ सिस्टम बढ़िया है, लेकिन तमिलनाडु के हेल्थ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही है, खासकर इनके पब्लिक फील्ड में जो डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह की हालत है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो डॉक्टर लगा है उसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इनफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सरकार को इस बात को इंश्योर करना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन बेसिस पे काम नहीं करना, पब्लिक हेल्थ में ओवरऑल हेल्थ को एज अ वेलफेयर मेजर आपको लोगों तक अवेलेबल करवाना है। 2012 से लेके 2021 के बीच में तमिलनाडु ने 7,783 करोड़ ये चीफ मिनिस्टर की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को एलोकेट किए थे, जिसमें से केवल 2,895 करोड़ आपके सरकारी हॉस्पिटल में क्लेम किए, बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल के पास गया। तो चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम के अंदर पब्लिक हॉस्पिटल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इनमें धांधलेबाजी बहुत चलती है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे ना, आपको नॉर्मल खांसी जुकाम है तो भी आपको फर्जी तरीके से एडमिट दिखा देंगे, आपके इलाज में अच्छा खासा पैसा दिखा देंगे, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या फिर कह लो किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर पैसा क्लेम कर लेंगे और आपको बोलेंगे देखो हमने आपको भी बेनिफिट दे दिया। फिर एंड में समेशन किया जा रहा है कि तमिलनाडु में एक यूनिक और रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जो करंट हेल्थ पॉलिसी है और मेथोडोलॉजी है तमिलनाडु की, इसमें एक अप्रेजल की जरूरत है ताकि हमारे मॉन्यूमेंटल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को सिस्टमैटिक ऑब्लिटरेशन से बचाया जा सके। फिर नेक्स्ट भाई, कॉमनैलिटी ऑफ डिसेंट एंड डिसयूनिटी। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और 3 पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बता रही है। एक तो है भारतीय राष्ट्र समिति जो कि अभी रूलिंग पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ डिसेंशंस हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ डिसेंशंस हैं। डिसेंशंस किस हिसाब से लीडर के नाम लेके बता रखे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा आर्टिकल, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस, द अपोजिशन इज रिड्यूस्ड टू डिफेंडिंग इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द बीजेपी। क्या बताया जा रहा है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा से निकाल दिया गया, ये आपको पता है, डेफेमेशन कोर्ट्स में। बहुत सारे टेक्निकल आर्गुमेंट्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज ये बोल रही हैं कि एक पॉलिटिकल मूव है रूलिंग बीजेपी के द्वारा, राहुल गांधी की पावर को ये नहीं देख पा रहे थे। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रिस्पेक्ट में? देखिए पास्ट में बहुत लंबे समय से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिलेशंस को बीजेपी और कांग्रेस के साथ बैलेंस करके रखा गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो सेंट्रल एजेंसीज है ईडी और सीबीआई, इसको अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो बाकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अलग अलग कंटेक्स्ट में बीजेपी और कांग्रेस के साथ इंगेज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब अदानी कंट्रोवर्सी की बात हुई तो कांग्रेस के स्टैंड को तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया तब तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और समाजवादी पार्टी सब राहुल गांधी के फेवर में खड़ी हो गई। क्योंकि इन सबको यह कहना है कि इस प्रकार की टेंडेंसी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में डिक्टेटोरियल है, ये जो राहुल गांधी को यहाँ पे हटाया गया है। और कल की डेट में अगर ये पॉलिटिकल पार्टी शांत रह जाएंगी तो इनको भी मार्जिनलाइज किया जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है, इस प्रकार की बात भी यहाँ पे कही जा रही है। इन अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का ये बोलना है कि ये 42% इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बोल रहे हैं कि जितनी भी केंद्र की सरकार की एजेंसीज हैं 95% केसेस अपोजिशन के लीडर्स के अगेंस्ट बनाती हैं, ना कि लीडिंग पार्टी के अगेंस्ट। अभी भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी शांत बैठी हुई हैं। तो एंड में यही बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी एक कंबाइंड एजेंडा नहीं अपना पा रही है बीजेपी के अगेंस्ट। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लीडिंग पार्टी को अपोज करने की जरूरत है। इसके लिए अपोजिशन पार्टीज को आपस में कंसोलिडेट करना पड़ेगा, बट उनका डिफरिंग एजेंडा इन सब चीजों के बीच में आ जाता है। और आज का आखिरी आर्टिकल श्रीलंका के रिस्पेक्ट से, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 48 मंथ का जो एग्रीमेंट है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $2.9 बिलियन का, ये यहाँ पे अप्रूव हो गया है। इससे पोटेंशियली $7 बिलियन की पेमेंट्स उधार श्रीलंका के लिए रिलीज हो सकता है। रानिल विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि अपने आप में ये श्रीलंका के लिए एक माइलस्टोन है।
श्रीलंका ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर हम किसी से उधार लेंगे तो हम उधार वापस कर सकते हैं। इंडिया अपने आप को एक हार्बिंगर की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया ये बोल रहा है कि सबसे पहले श्रीलंका को ये डेप्ट ऑब्लिगेशन देने की और रीस्ट्रक्चर करने की जो एनओसी दी थी वो इंडिया ने दी थी। जापान और चाइना ने एनओसी काफी बाद में दी। अब श्रीलंका उस लेवल का क्रेडिट इंडिया को देता है वो देखना बाकी है। $330 मिलियन की पहली पेमेंट आईएमएफ की तरफ से श्रीलंका के पास यहां पे आ चुकी है। लेकिन अपने आप में जो आईएमएफ का $2.9 बिलियन का बेल आउट है ये इनफ नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ये श्रीलंका का 17वां आईएमएफ बेल आउट है और पिछले एक डेकेड में तीसरा। और ये जो आईएमएफ का लोन है ये बहुत सारी कंडीशंस के साथ आता है और ये पर्टिकुलर कंडीशन श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं आएंगी। धीरे धीरे श्रीलंका के अंदर लोगों के लिए चीजें मुश्किल होंगी। वेलफेयर पॉलिसीज के अंदर एलोकेशन कम होगा, श्रीलंका के लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। तो ओवरऑल सरकार के प्लान से लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे और परेशान होने के बाद किस हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ये आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।